विजयनगर साम्राज्य पढ़ा रहे थे। बताए थे कि जब दिल्ली सल्तनत चल रहा था तो दिल्ली सल्तनत के काल में, किस काल में, तुगलक वंश के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हरिहर बुका ने उससे अलग होकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया 1336 में, और उसके 11 साल बाद हसन गंगू ने अलग होकर बहमनी समाज की स्थापना किया। ये कौन सा एरिया था? नीचे विजयनगर साम्राज्य था, बता दिए थे। विजयनगर साम्राज्य में कितना वंश है? संगम वंश, तुलु वंश, आरबीडू वंश। विजयनगर साम्राज्य का आपका एक भी क्लास नहीं हुआ है? यूट्यूब पर वीडियो है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। बताइए कि विजयनगर साम्राज्य में रायचूर द्वाब की युद्ध किसके काल में शुरू हुआ था? हुक्का प्रथम के काल में। हुक्का प्रथम का लड़ाई मोहम्मदी साम्राज्य के मोहम्मद प्रथम से हुआ था, जिसमें जीता कौन था? मोहम्मद प्रथम जीता था, ठीक है ना। बताइए रायचूर द्वाब का युद्ध कितने सालों तक चला था? 200 वर्षों तक चला। आखिर का अंत में कौन जीता? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के कौन शासक? कृष्णदेव राय, केडीआर कृष्णदेव राय। ये कल बता दिए थे कि तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह। पुर्तगाली गवर्नर अल्मोडा से इसका अच्छा संबंध था। अल्मोडा से वहां घोड़ा खरीदा था, घोड़ा के लिए संधि किया था कौन? वीर नरसिंह। 1509 में इसकी मृत्यु हो गई। अगले शासक बने कौन? कृष्णदेव राय। रायचूर द्वार पर अधिकार किए, ओवरऑल आखिरकार रायचूर द्वार पर अधिकार करके जीत लियो। पहले बहमनी साम्राज्य को बोले कि मतलब कि रायचूर द्वार से चले जाओ, नहीं तो मतलब युद्ध होगा, तो वो बोला कि युद्ध की मंजूर है। तो बाद में युद्ध हुआ, आखिरकार कृष्णदेव राय उसको जीते। उसके बाद इन पर रायचूर द्वार पर किनका अधिकार हो गया? कृष्णदेव राय का। वैसे रायचूर द्वार किसको बोलते थे? कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के क्षेत्र को रायचूर द्वार बोलते थे। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को द्वाब बोलते हैं, तो उसके स्पेशल नाम है रायचूर द्वाब। तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच के क्षेत्र को। लेट से कहा जाता है यहाँ पे डेली? आपका डेली लेट होता है, क्या है? बताइए क्या दिक्कत है? कॉल से मतलब जितना आदमी अच्छा से पढ़ा रहा है, ये सब समझ रहे हैं, कुछ लेवल आप लोग से ज्यादा ही लेवल है, तो उसको ध्यान से पढ़िए। देखिए कृष्णदेव राय जो थे ना, ये तुलु वंश और ओवरऑल विजयनगर साम्राज्य के भी सबसे योग्य प्रतापी शासक थे। आंध्र भोज जब ये रायचूर द्वार पर अधिकार किए ना, तो आंध्र भोज और अभिनव भोज की उपाधि धारण किए थे, और स्थापनाचार्य की भी उपाधि। बताइए कि आंध्र भोज और अभिनव भोज की उपाधि कौन धारण किए थे? कृष्णदेव राय। धरनी बंद किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को। ये कोई भी चीज का हम इतना रिविजन कराते हैं ना कि आपको क्लास में याद हो जाएगा ये सब। कुन्नी किसे कहा गया है? अजात शत्रु को। पितृहंता कुनिक अजात शत्रु। सर्व छत्रात्मक उपाधि कौन धारण किया था? महापद्मनंद। क्षत्रियों का नाश करके सर्व छत्रमाता को उपाधि धारण किया था। और एकराट की उपाधि यही धारण किया था। कलिंग पर लड़ाई किया, कलिंग युद्ध जीत के एकराट की उपाधि धारण किया महापद्मनंद, जो किस वंश का संस्थापक है? नंद वंश का। तो यही कल सब बता दिए हैं। देखिए इसने कृष्णदेव राय मतलब ज्ञानी भी थे, पढ़े लिखे भी थे, तेलुगु भाषा के अच्छे जानकार थे, और मतलब बहुत और भी भाषा के, संस्कृत के भी। तो दो पुस्तक की रचना किए, एक अमुक्त माल्यत, एक जामवटी कल्याणम। अमुक्त माल्यत पुस्तक किस भाषा में है? तेलुगु भाषा में है। इसके लेखक कौन है? कृष्णदेव राय। जामवटी कल्याणम संस्कृत भाषा में है। इसमें विजयनगर के इतिहास का है। बताइए कि दो पुस्तक का नाम बताइए जिसमें विजयनगर के इतिहास के बारे में बताया। एक मतला सहन जिसके लेखक है अब्दुल रजाक, और एक कौन? जामवटी कल्याणम जो संस्कृत भाषा में है, जिसको कृष्णदेव राय लिखे हैं। इस कौन? जो बाबर की आत्मकथा है ना, तुजू के बाबरी, उसमें ये लिखा गया है ना कि जब हमने भारत पर आक्रमण किया आया तो उस समय देखा कि दक्षिण भारत के सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेव राय थे। जानकारी मिलती है, इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि बाबर और कृष्णदेव राय दोनों समकालीन था, एक ही समय में दोनों चल रहे थे। देखिए उपाधि, जैसे मान लीजिए एकराट की उपाधि कैसे है? जैसे कलिंग लड़ाई मतलब युद्ध करके कौन? महापद्मनंद ने एकराट की उपाधि धारण किया था। इस लोग उपाधि मतलब कुछ अपना धारण करते थे। जैसे आंध्र भोज,
हो सकता है कि आंध्र जो उस एरिया को बोलते हैं आंध्र प्रदेश साइड में, तो उसको आंध्र भोज वो उसे इसलिए उपाधि धारण किए हो, समझ रहे ना। मतलब आंध्र भोज को उपाधि धारण किए थे और अभिनव भोज की। अब क्यों आंध्र भोज आखिर के नाम क्यों पड़ा था, ये पढ़ने के लिए तब हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाई करना पड़ेगा पूरा। तब यूपीएससी की तैयारी कीजिए, हिस्ट्री ऑप्शनल लीजिए, तब पढ़िए, ये सब पता चल जाएगा कि हाँ अभिनव भोज आंध्र भोज की उपाधि, आखिर अभिनव भोज ही क्यों उपाधि धारण किए, ये अभिनव भोज कौन था, क्या मतलब इसका समझ ना। सुनिए, तुजू के बाबरी के लेखक कौन है, बाबर। बाबर की आत्मकथा खुद लिखा है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम, ठीक है। उस समय दक्षिण भारत को सबसे इस पुस्तक में लिखा गया है, कल बताए थे। कृष्णदेव राय ने नांगलपुर शहर की स्थापना किया। जौनपुर शहर की स्थापना कौन की है, फिरोज शाह तुगलक। आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी। आगरा शहर की स्थापना पूछ रहे हैं हम, ताजमहल नहीं पूछ रहे हैं। आगरा शहर की स्थापना किए थे सिकंदर लोधी। लोधी वंश के थे सिकंदर लोधी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, जो दिल्ली सल्तनत का मात्र एक वही शासक है जो युद्ध में मारा गया। इधर देखिए ना आप लोग, बताइए तो आप, बहलोली सिक्का कौन चलाया था, बताइए कि तुगलकाबाद की स्थापना कौन की है शहर की। आप तो काहे बात कर रहे हैं, तो इधर देखिए ना। देखिए, कृष्णदेव राय नांगलपुर शहर की स्थापना की, वहां पर दो मंदिर बनवाए। कौन, पीठुर स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर। हजारा मंदिर कौन बनाए थे, कृष्णदेव राय। पीठुर स्वामी मंदिर कौन बनाए, कृष्णदेव राय। नांगलपुर साउथ में है, विजयनगर साम्राज्य के एरिया में पड़ता है, तो नांगलपुर की स्थापना के शहर की। इनके समय इटली यात्री एक आया था डोमिगी, और पुर्तगाली यात्री बारबोसा आया था। याद है, बारबोसा किसके दरबार में आया था, किसके समय, कृष्णदेव राय के समय। और इटली यात्री कौन था, डोमिगी। अल्मोडा जो पुर्तगाली गवर्नर था, किसके काल में आया था, बी नरसिंह काल में आया था, जिससे बी नरसिंह ने घोड़ा खरीदा था, सीबीएसई वाला घोड़ा। बिहार बोर्ड का घोड़ा सब होता है कि जहाँ घोड़ी देखेगा तो उधर घूम जाएगा, इसलिए उसके आंख पे पट्टी लगा रहता है, एकदम सीधा देखे, इधर उधर ना। देखिए, कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु के ना 8 विद्वान रहते थे। तेलुगु भाषा के 8 विद्वान रहते, जिसे अष्ट दिग्गज कहा गया है। 9 रत्न किनके दरबार में आते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में और अकबर के। अष्ट दिग्गज पूछे कृष्णदेव राय के दरबार में, अष्ट प्रधान पूछे तो शिवाजी के दरबार में, मराठा के जो शिवाजी थे उसके दरबार में। तो 8 तेलुगु भाषा के विद्वान रहते थे, किसके दरबार में, अष्ट कृष्णदेव राय के दरबार में। तो इनको अष्ट दिग्गज कहा गया। अष्ट मतलब 8, दिग्गज मतलब थोड़ा विद्वान महान लोग, दिग्गज, अष्ट दिग्गज कहा गया। उसमें मुख्य थे अलसी पिडन्ना, सबसे प्रमुख थे 8 में अलसी पिडन्ना। इन्हें तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता है, अलसी पिडन्ना को। मतलब किंग ऑफ अजमेर किसे कहा जाता था, ये कहा जाता है, क्वेश्चन पूछे थे ना क्वेश्चन, पृथ्वी चौहान को किंग ऑफ अजमेर बताए थे ना, कि अजमेर हम होगा, कंफर्म नहीं किए थे लेकिन बताए थे ना कि अजमेर है, तो वही को किंग ऑफ अजमेर कहा था। पृथ्वी द्वितीय मतलब उनको बोलिए, तृतीय पृथ्वी तृतीय बोलिए, चाहे पृथ्वी चौहान, उन्हीं को बोला था द किंग ऑफ अजमेर। अलसी पिडन्ना प्रमुख थे, तेलुगु भाषा का पितामह बोला जाता है। अलसी पिडन्ना ने हरि कथा और मनु चरित्र 2 पुस्तक रचना किए हैं। हरि कथा के लेखक कौन है, अलसी पिडन्ना। अलसी पिडन्ना कौन थे, अष्ट दिग्गज में प्रमुख थे, जो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। तेलुगु भाषा के पितामह इनको बोला जाता है। इन्होंने मनु चरित्र की रचना किया, ठीक है ना, मनु चरित्र की रचना। अष्ट दिग्गज में प्रमुख कौन थे, अलसी पिडन्ना। दूसरे प्रमुख कौन थे, तेनालीराम। तेनालीराम इनके अष्ट दिग्गज में थे, सबसे मुख्य थे अलसी पिडन्ना, दूसरे प्रमुख थे तेनालीराम। जिन्होंने पांडुरंग महामात्र की रचना किया, पांडुरंग महामात्र। इन्होंने जनता को भ्रम से दूर किया था। इसमें इस पुस्तक में वही भ्रम से दूर करने के बारे में कुछ लिखा गया है पांडुरंग महामात्र में। 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई, ठीक है ना, 29 में, याद रखेगा। तो एग्जाम में देखिए सबका मृत्यु क्यों नहीं लिखा गया है इस पे, कि सब जितना प्रशासक है सबका मृत्यु कब हुआ, क्योंकि जो एग्जाम में पूछता है, तो आप देखिए कोई भी चीज कोई 100% पढ़ेगा ना तो उससे एग्जाम नहीं निकलेगा। जीके आप 100% पढ़िएगा ना तो और सब सब्जेक्ट आपका छूट जाएगा। इसलिए जो एग्जैक्ट है उसको पढ़िए, पहले एग्जाम निकालने के लिए पढ़िए, उसके बाद एग्जाम निकाल लीजिए, उसके बाद महान बनना है तो पढ़ते रहिए आगे, ठीक है ना। इसीलिए देखिए एक लड़का थे, मतलब लड़का था, तो पीएचडी किया था, मतलब पीएचडी इकोनॉमिक्स से, समझिए, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल यूपीएससी में लिया था, फिर भी उसका नहीं निकला। समझिए कि मतलब विद्वान ज्यादा बनिएगा तो क्या चीज और सब सब्जेक्ट पर सबका ध्यान चल जाएगा। इसलिए जहां से जितना जरूरत है उसको वहां से उठाइए। कहा था कि सिलेबस पर जिसका पकड़ होगा ना, सिलेबस और प्रीवियस ईयर, वो एग्जाम निकाल लेगा। क्यों, क्योंकि
बार बार देखने से उसको लगेगा अच्छा क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है। मान लीजिए आपको हम पूरा हिस्ट्री में पूरा पढ़ाने लगे लेवल का कुछ ज्यादा ही अलग से, तो कहीं आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, एग्जाम नहीं निकलेगा। पहले पकड़ देखिए कहाँ से पूछ रहे हैं, ज्यादा विविध जा रहा है ज्यादा, तो वहीं बात समझ रहे हैं आप। अब इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन भी नहीं करते, इकोनॉमिक्स पढ़ाने लगा तो कोई फायदा है। तो जहां से जो आता है पहले उसको कंप्लीट कीजिए, ये 100% क्वेश्चन छूटे नहीं। इसीलिए किससे, संविधान से, हालांकि उसमें नहीं दिया है आपको बुक, नेवी वाले बुक में कहाँ दिया है। हाँ तो जो मुख्य मुख है ना, जो मुख्य मुख्य संविधान संशोधन है उसको सब पढ़ा देंगे। पहले इसको देख, ज्योग्राफी होगा और करंट अफेयर्स होगा। करंट अफेयर्स सब एग्जाम में ज्यादा यही दे रहा है करंट अफेयर। अभी नहीं ना, उस अपडेट निकलता है तब करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा उस अंदर से, मतलब 229 में। हाँ देखिए, पानी पिया, पानी पिया, खाना खाया, सुनिए, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया, मर गया। सुनिए, पानी पिया, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, 1526 में। खानवा का युद्ध 1527 में। चाय पिया यानी चंदेरी का युद्ध 1528 में। घर गया यानी घाघरा का युद्ध 1529 में। मर गया यानी बाबर का मृत्यु 1530 में। इसको याद रखिएगा, लिखवा देंगे सब, आगे जब मुगल वंश आएगा तभी ना। अभी जितना जितना जहां तक हम पढ़ाए हैं ना उससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कैसे लिखवाएंगे, अभी अभी मुगल वंश पढ़ा ही नहीं है तो कैसे लिखवाएं। मुगल वंश जब पढ़ाएंगे तभी नहीं आएगा, उसमें लिखवाएंगे। मतलब आगे आप लोग पूछ लेते हैं घोड़ा दागने की सब, तो सब मिलेगा। आप लोगों को बताए थे नहीं, घोड़ा दागने की परंपरा कौन शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये सब मिलेगा आगे, इसका टेंशन मत लीजिए। तो इसका ठीक है, सुनिए, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया, मर गया। यानी पानी पिया से पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में, खानवा के युद्ध 1527 में, चंदेरी के युद्ध 1528 में, घाघरा के युद्ध 1529 में, और बाबर की मृत्यु 1530 में। तो ये सब आगे बताएंगे। 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई। देखिए, इससे ही पता चल गया, क्योंकि बाबर 1526 में भारत आया था, ठीक है, 1526 में। तो यहाँ पे 1529 में इनकी मृत्यु हुई। 3 साल इनके समकालीन था, कृष्णदेव राय का समकालीन बाबर था। अगले कृष्णदेव राय के बाद अगले शासक बने अच्युत देव राय, ठीक है ना, अच्युत देव राय। पुर्तगाली यात्री तुनिज इनके दरबार में भारत आया था उस समय प्रांतों पर नियंत्रण के लिए। देखिए, इनके काल में प्रांत जो था ना, प्रांत राज्य को बोलते हैं, प्रांतपति आज पहले बोला जाता था, प्रांत बोलते हैं। आजकल भी जो पुराने लोग हैं ना, बहुत एजेड लोग, उनको प्रांत बोलते हैं। गांव को क्या बोलते हैं वो लोग, गांव नहीं बोलते हैं। बताइए क्या बोलते हैं। बताइए क्या बोलते हैं, 100 से बोलते हैं, बताइए कौन सी। गांव, गांव को लोग गांव नहीं, कहीं कोई बहुत पुराने जो एजेड है ना, पहले दूसरा चीज बोला था तो बोलते हैं दूसरा। बताइए क्या। नहीं, यूपी में तो ये सब रहता है, जनपद, ये सब यूपी में तो आज भी चलता है ना। सुनिए, सुनिए, इनके काल में अच्युत देव राय के समय राज अलग अलग होने लगा, मतलब बचाव चालू हो गया। तो उस पर नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए, उसको एक करे रखने के लिए एक महामंडलेश्वर नामक पद की स्थापना की। एक महामंडलेश्वर नामक पद बनाया, उस पर एक मतलब मंत्री को गठन किए कि तुम्हारा काम है बस सबको कंट्रोल करके रखना, नियंत्रण में, उसका यही काम था। अगले शासक बने सदाशिव राय। ये अंतिम शासक थे किस वंश के, तुलु वंश के। ये अयोग्य शासक थे। इनके सेनापति जो था राम राय, राम राय इनके सेनापति जो है, तो सारी शक्ति ना, शासन की सारी शक्ति अपने हाथ में, कमान पूरा अपने हाथ में संभाल लिया, ये अपने हाथ में ले लिया। राम राय ने बहमनी के 5 राज्यों को मतलब उसमें 5 राज्यों में कौन कौन, बीजापुर, गोलकोंडा, बरार, अहमदनगर, बीदर में फूट डालने की कोशिश किया। जो सदाशिव राय का सेनापति था कौन, राम राय,
बहमानी के 5 राज्यों में फूट डालने की कोशिश किया, लेकिन उसका परिणाम जो हुआ असफल सिद्ध हुआ। देखिए क्या बताई थे कल कि बीजापुर से बोल दिया, इस सब के बारे में थोड़ा झूठ बोल दिया, इससे फिर चारों के बारे में मतलब सबसे जाकर वही बात बोल दिया कि तुमसे ही सब चारों लड़ाई करने के लिए बोल रहे हैं, बात समझ रहे हैं, सबसे जाकर सेम बात बोल दिया। तो ये सब जाके कोई अच्छा आदमी देखिए, आज भी कोई बहुत सारा दोस्त होता है तो जाकर उससे कह देगा कि तुमसे ही बात बताना तुम मत बताना, उससे भी जाके बोल देगा कि तुमसे खाली बताना तुम मत बताना, मतलब चारों से बोल देगा यही बात। और चारों को भेंट होगा ना, कभी कल बात खुल गया तो बोला हमसे भी बोला है, वही बोलेगा हमसे ही बोला है, तब पता चलता है कि अच्छा वो ऐसा बात। और ऐसा ही शुरू हुआ, तो बाद में इन लोग को पता चल गया, बाद में लोग डायरेक्ट मतलब अच्छे थे समझदार थे, डायरेक्ट जाके पूछ दिए कि ऐसा बात है, बोला कि नहीं, तो बोला कौन बोला है, तब राम राय, तो बोला कि हमसे भी यही बात बोला है, तब पकड़ा गया वो कि ऐसा मतलब फैन बंद कीजिए, फैन बंद कीजिए, तो ऊपर वाला रूम का भी बंद कर दीजिए। देखिए तो ये फूट डालने की कोशिश किया, किंतु इसका जो है किंतु बरार को छोड़कर बाकी शेष राज्यों ने, देखिए बरार बाकी 4 राज्य, देखिए 5 राज्य में से ना जब इनको पता चल गया कि राम राय फूट डालने की कोशिश कर रहा है, तो बरार मतलब लड़ाई के लिए नहीं गया, लेकिन बरार को छोड़कर बाकी बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर 4 राज्य ने इस पर लड़ाई कर दिया। 1565 में विजयनगर पर हमला बोल दिया और विजयनगर को हमला कर दिया। देखिए तो इस युद्ध को क्या बोलते हैं बताइए, तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी तरंगनी का युद्ध, या बनी हट्टी का युद्ध इसको बोलते हैं। तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी तरंगनी का युद्ध, या बनी हट्टी का युद्ध इसको बोलते हैं। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया, जिसमें राम राय मारा गया। सदस्य देखिए सदस्य शिवराय ने का अगला सेनापति कौन बना, तिरुमल। तिरुमल जब सेनापति ना बना ना, तो सदस्य शिवराय की हत्या करके और आरबीडू वंश की स्थापना कर दिया, समझ में आया। विजयनगर साम्राज्य का जैसे प्रभाव जो है मुख्य रूप से खत्म हो गया। आरबीडू वंश बहुत छोटा एरिया में मतलब अपना चालू किया, बात समझ रहे हैं, तो उतना जो देर रहे के समय जो विजयनगर समाज का इतिहास था, जो गौरव उतना था ना, उतना नहीं रह पाया। छोटा सा जो एरिया बचा ना, उस एरिया में ही कौन, तिरुमल आरबीडू वंश की स्थापना करके कर दिया वहां पे। आगे भी खत्म हो गया, भी पढ़ने को मिलेगा आज। देखिए सुनिए यार, देखिए उसके बाद जो बताए थे कि हरियाणा में बुक्का ना कौन सा विजयनगर समाज की स्थापना किया, और हसन गंगू बहमनी समाज की। तो विजयनगर में चारों वंश बढ़ा दिए, संगम वंश, तालु वंश, तुलु वंश, आरबीडू वंश। बताइए कि देवराय प्रथम के बारे में कुछ बताइए तो। अभी आज पढ़ा देना, अभी उसके बाद पूरा पूछते हैं आप लोगों से, खाली पढ़ना है, रिवीजन नहीं करना। सुनिए इधर, ध्यान से सुनिए इधर, टाइम देखिए। बहमनी साम्राज्य, ध्यान से देखिए, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, हसन गंगू। मोहम्मद बिन तुगलक के काल से ही अलग होके 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया कौन, हसन गंगू। इसका मूल नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह, याद रखिएगा। हसन गंगू इसका नाम नहीं था, इसका नाम था, मूल नाम था क्या चीज, अलाउद्दीन बहमन शाह, याद रखिएगा। नहीं, दूसरा था ही, तो अलाउद्दीन बहमन शाह इसका नाम था, लेकिन हसन गंगू के नाम से ही बहमन समाज की स्थापना किया, ठीक है ना। हाँ ये सब ईरान का था, ईरान साइड का, तो वही सब मुसलमान मुस्लिम था, वो लोग सब हिंदू थे, ये लोग मुस्लिम थे। देखिए ये राजधानी गुलबर्गा को बनाया। पूछेगा गुलमर्ग कहाँ है, गुलमर्ग, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है, गुलबर्गा कर्नाटक में है, और गुलबर्ग कहाँ है, बताया था ना, हिमाचल प्रदेश में। गुलमर्गा, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर, और गुलबर्गा पूछे कर्नाटक में, याद रखेगा। इन लोगों की भाषा मराठी थी, ठीक है ना, इन लोगों की मराठी भाषा थी। शांत रही ना, बताइए विजयनगर साम्राज्य की भाषा क्या थी, तेलुगु भाषा थी, याद रखिएगा। इनकी मुद्रा हुड थी, हुड, इनकी मुद्रा इस समय ब्राह्मणी समाज की हुड थी। विजयनगर समाज की मुद्रा क्या था, लिखवाया नहीं थे, उसको कहीं लिख लीजिए अभी तुरंत। उनकी मुद्रा थी पैगोडा, पैगोडा, हाँ पैगोडा। विजयनगर समाज की मुद्रा क्या था, पैगोडा, भाषा तेलुगु, बहमनी समाज की भाषा मराठी, मुद्रा हुड, याद रखिएगा। या रुकिए, बाद में इसको लिखवा देंगे, अभी समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं लिख लीजिए, इसको लिखिए तो अभी। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा पैगोडा थी, पैगोडा था, पैगोडा।
लिख लिए? पूछेंगे उसके बाद। अभी लिख लिया आप, है नहीं लिखे? कहीं लिख लीजिए सही बात, कहीं इतना याद रहेगा ना, हाँ, कि विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा पैगोडा था, बस। छूटा हुआ तो इसका मतलब सब छोड़ते जाइएगा, अभी से कम लिख लीजिए। देखिए अगला शासक हसन गंग के बाद अगला शासक कौन बना? मोहम्मद प्रथम। मोहम्मद प्रथम के बारे में पहले ही हम बताए थे कि बुका प्रथम से इसका इसी के समय रायचूर का युद्ध शुरू हुआ था, रायचूर द्वार पर, जो 200 वर्ष तक चला, जिसमें मोहम्मद प्रथम युद्ध को जीता था। समझा ना, बताए थे उस समय। तो मोहम्मद प्रथम अगला शासक बना। इसका युद्ध बुका प्रथम से, विजयनगर साम्राज्य के बुका प्रथम से हुआ था, जिसमें ही युद्ध को जीता था, रायचूर द्वार पर युद्ध। रायचूर अधिकार के लिए बुका प्रथम से युद्ध बताए थे ही। अगला शासक बना शिहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन नहीं, इस दीवान के भूतपूर्व सांसद नहीं, ये शिहाबुद्दीन है, ठीक है ना। देखिए इन लोग राजधानी बनाए थे कहाँ? गुलबर्गा को। जब शिहाबुद्दीन शासक बना, राजधानी चेंज कर दिया, गुलबर्गा से बीदर लेके चला गया। जो 5 थे ना बहमनी समाज के 5 राज, कौन कौन? बीजापुर, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार, 5 जो था ना राज, उसी में से बीदर को राजधानी ले गया। कौन? शिहाबुद्दीन, याद रखिएगा। इसे संत अहमद के नाम से जाना जाता है। हम्पी ही मारिएगा मैन, हाँ, कर्नाटक हम्पी। सुनिए, आप क्लास नहीं किया का? उसको कॉपी ले कंप्लीट कीजिए, उसको समझा दें कभी, कंप्लीट कीजिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता है। देखिए इसे संत अहमद के नाम से जाता है। किसे? शिहाबुद्दीन को। सुनिए ध्यान से, स से शिहाबुद्दीन, स से संत अहमद। संत अहमद के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि संत मतलब साधु संत टाइप के, सन्यासी टाइप में इसका विश्वास था, उसमें ज्यादा ही थोड़ा, इसलिए उसको संत अहमद की उपाधि यानी संत अहमद के नाम से जाना जाता है। किसे? शिहाबुद्दीन को। पूछेगा कि संत अहमद के नाम से किसे जाना जाता है? शिहाबुद्दीन को, इतना याद रखिएगा। अगला शासक बना अलाउद्दीन हुमायूं। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है ना, तब कहीं कहीं अलाउद्दीन छोड़ देता है। मान ली कोई महात्मा गांधी नाम है, तो कहीं कोई नहीं कहता है गांधी जी, तो ऐसे ही कहीं के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो अलाउद्दीन हुमायूं पूरा नाम है, तो हुमायूं खाली पूछ देता है। तो ये याद रखिएगा, हुमायूं एक वो भी था मुगल साम्राज्य का, बाबर का अगला। तो ये दूसरा हुमायूं है, ये तो बहमनी समाज का ना हुमायूं है। इसका पूरा था अलाउद्दीन हुमायूं, ठीक है ना। अगला शासक बना अलाउद्दीन हुमायूं। ये क्रूर शासक था, समझिए। जैसे क्रूर, जैसे मुगल साम्राज्य में क्रूर कौन था? औरंगजेब था। तो ऐसा ही बहमनी साम्राज्य में क्रूर शासक था बहमनी। कौन? अलाउद्दीन हुमायूं। इसे जालिम हुमायूं के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। मुगल वंश का जो दूसरा था कौन? जैसे बाबर के बाद हुमायूं, उसको हुमायूं नहीं है, ये अलाउद्दीन हुमायूं है, ठीक है ना। इसे इसे जालिम हुमायूं के नाम से जाता है, इसे जाना जाता है, उसे वो नहीं, उस हुमायूं को नहीं, इतना ध्यान रखिएगा। बहमनी साम्राज्य का जो शासक था अलाउद्दीन हुमायूं, इससे जाना जाता है जालिम हुमायूं के नाम से, क्योंकि क्रूर क्रूर था। क्रूर को जालिम नहीं बोलता है कि बहुत जालिम, तो क्रूर, इसे जालिम हुमायूं के नाम से जाना था, याद रखिएगा। इसके प्रधानमंत्री के पद को उस समय वजीर बोलते थे, वजीर आजम, इसे कुछ मतलब, आजकल उसी को प्रधानमंत्री नाम लगा। हाँ वैसा ही। इसके प्रधानमंत्री का नाम मोहम्मद गवा था, मोहम्मद गवा, मोहम्मद गवा। इसके प्रधानमंत्री का नाम अलाउद्दीन हुमायूं के नाम। इसका कौन सा उपाधि से क्या बोलते हैं? इसे जालिम हुमायूं कहते हैं, याद रखिएगा। क्रूर शासक था, इसे जालिम हुमायूं कहते हैं। इसका प्रधानमंत्री का नाम क्या था? मोहम्मद गवा। मोहम्मद गवा का काम था ना कि पत्रों का संग्रह करना, कोई भी कहीं से लेटर पत्र होता है तो सब इकट्ठा करते थे, तो पत्रों का संग्रह मतलब जो करते थे उसको कहा गया रियाजुल इंसा। पत्रों का संग्रह इकट्ठा करने को बोला गया रियाजुल इंसा। मुझे रियाजुल इंसा क्या है? अलाउद्दीन हुमायूं के प्रधानमंत्री मोहम्मद गवा के द्वारा पत्रों का इकट्ठा करना, रियाजुल इंसा इसको बोलते हैं, ठीक है ना, रियाजुल इंसा। इसमें बहुत सारा शब्द आता है, नया नया में सुनने को मिलता है, बार बार सुनने से याद जाएगा। डिवीजन करेंगे ना, जैसे देखिए मुगल वंश जब चालू हो जाएगा ना, तो उसमें चलते रहेगा दिल्ली सल्तनत और विजयनगर बहमनी, यानी 5 वंश। विजयनगर का कितना वंश? 4 वंश। और कौन सा? बहमनी का। ये पूरा पूछते रहेंगे हमेशा, देखते रहना कॉपी, कौन शासक क्या काम किया, सजदा पैगोस की पत्ती, मकबरा सब प्रथम भारत में किसने बनाया, शुद्ध इस्लामिक पत्ती मकबरा किसने बनाया, नहरों का जाल किसने बिछाया, मोहम्मद बिन तुगलक क्या घोषणा किया, 4। फिर उसके बाद सॉरी, मोहम्मद तुगलक 5 गलती क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी क्या चीज 4 घोषणा किया, ये सब पूछते हैं, ठीक है ना। पत्रों का समझौता किया जिसे रियाजुल इंसा कहा गया। सुनिए, इस वंश का अंतिम शासक था कलीमुल्ला, याद रखिएगा। किस वंश का? बहमनी वंश का। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्ला था, याद रखिएगा, कलीमुल्ला। इसी के काल में बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बट गया,
ध्यान रखिएगा। कलिंग था, इसी काल में मोहम्मदी साम्राज्य 5 भागों में बट गया। कौन कौन? बीजापुर, बीदर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा, याद रखिएगा, तो ध्यान रखिएगा। अब इस सब का याद करना है कि 5 भागों में बट गया, तो इस पर कौन सा वंश शासन किया पांचों पर। मतलब जब अलग अलग क्षेत्र हो जाएगा तो बीजापुर पर अलग वंश शासन करेगा, बीदर पर अलग वंश, अहमदनगर पर अलग वंश, बरार पर अलग वंश और गोलकुंडा पर अलग वंश। अब इस पर कौन सा वंश शासन किया, उसका संस्थापक कौन था, बस इतना ही देखना है, ठीक है ना। अब उसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस संस्थापक याद रखिएगा और वंश का क्या नाम था। देखिए बता दिए कि बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर। देखिए बहुत से 3 नाम है, बरार, बीजापुर, बीदर, 2 बच गया अहमदनगर, गोलकुंडा। बरार पर जो शासन किया ना, इमाद शाही वंश ने शासन किया बरार पर, ठीक है ना। इमाद शाही वंश के संस्थापक फतेह उल्लाह इमाई, ठीक है ना, फतेह उल्लाह इमाई था। ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, ठीक है। वर्तमान जो महाराष्ट्र है ना, तो बरार महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, याद रखिएगा। बीजापुर जो अलग टूटा भाग, तो उसके वंश कौन शासन किया? आदिल शाही वंश, आदिल शाही वंश। इसके संस्थापक कौन थे? यूसुफ आदिल खान, यूसुफ आदिल खान। ये कर्नाटक के क्षेत्र में है, वर्तमान जो कर्नाटक है ना, कर्नाटक के क्षेत्र में। अहमदनगर पर कौन वंश शासन किया? निजाम शाही वंश। संस्थापक कौन थे? मलिक अहमद। ये थोड़ा रटना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग इस पर नाम है। मलिक अहमद ने इस पे शासन किया, संस्थापक मलिक अहमद। ये वर्तमान के महाराष्ट्र क्षेत्र में है, ठीक है ना। गोलकुंडा, गोलकुंडा पर कुतुब शाही वंश ने शासन किया। कुतुब शाही वंश का संस्थापक कौन था? कुली कुतुब शाही, कुल्लू कुतुब शाही। वर्तमान तेलंगाना जो है ना, उस सब एरिया में कौन था? गोलकुंडा। एक बीदर, बीदर बरीद शाही वंश शासन किया, अमीर अली बरीद इसके संस्थापक थे, वर्तमान कर्नाटक क्षेत्र में। बीदर का एरिया कर्नाटक को बोलते हैं, बरार पड़ता है महाराष्ट्र में, ये सब देखिए।